तो दोस्त ये वीडियो आप लोगों का ग्रामीण विकास के चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने ग्राम विकास शोध प्रणाली से दो टॉपिक को कवर किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने सामाजिक शोध विधि और सामाजिक सर्वेक्षण विधि को कवर किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, ओके, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ठीक, तो यहाँ पर ऐतिहासिक विधि जो होती है उसका संबंध भूतकाल के अनुसंधान से होता है। मतलब कि जो पास्ट में जो समस्याएं हमारे समाज में आई हुई हैं, ठीक है, उसके मतलब रिगार्ड में होता है। ठीक है, तो यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है। मतलब भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है, किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, इसका शोध करने के लिए इसमें जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में क्या होता है, जो भूतकाल में जो समस्याएं आई हैं या परेशानियां आई हैं हमारे समाज में, उसका विश्लेषण करने के बाद ही ये पता लगा पाते हैं कि भविष्य में कैसी जो है समस्याएं आने वाली हैं। तो उसी के अनुसार ये सब उसका शोध करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से यहाँ पर जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, तो उसको देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने दिया है। तो यहाँ पर जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध क्या होता है, ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इसके विभिन्न पद जो है भूत के संबंध में एक नई सूझबूझ पैदा करता है, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ रहे होंगे, यहाँ पर जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध जो होता है वो ऐतिहासिक समस्याओं के, मतलब कि जो बीत गई हैं इतिहास में, मतलब कि जो पीछे जो हुआ है, मतलब कि पास्ट में जो चीज़ हुई हैं, जो जो समस्याएं आई हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद ही ये सब पता लगा पाते हैं कि इसके विभिन्न पद जो भूत के संबंध में एक नई सूझबूझ पैदा करते हैं। मतलब इसके बारे में पहले से ही अवेयर हो जाते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट विद्वान हैं वो हैं आप लोगों के कर्लिंगर के अनुसार अगर देखते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान तर्क संगत अन्वेषण है। इसके लिए अतीत की सूचनाओं, मतलब कि अतीत मतलब कि जो बीता हुआ पास्ट की सूचनाओं एवं सूचना सूत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सर्वाधिक सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है और परीक्षण किए गए प्रमाणों की सावधानी पूर्वक व्याख्या की जाती है। ओके, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या होती है। मतलब कि पास्ट में हुए जो जो समस्याएं आई हैं हमारे ग्राम समाज में, ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग जो वर्तमान में या भविष्य में जो भी समस्याएं आने वाली हैं पहले से ही अवेयर हो जाते हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग उसके विकास के लिए हम लोग कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में ये चीज़ होती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि इसका टारगेट क्या होता है, एम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है, भूतकाल के आधार पर, ठीक है, जो पास्ट में जो भी समस्याएं आई हैं उसके आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सचेत करना। मतलब भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उसके लिए पहले से ही अवेयर हो जाना। ठीक है, ये चीज़ होती है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का उद्देश्य। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का है, ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, अतीत मीन्स पास्ट, वर्तमान और भविष्य, मतलब कि जो आप लोगों का बीत चुका है पास्ट, उसके बाद से प्रेजेंट, उसके बाद से फ्यूचर से संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना होता है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज जो होते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के, वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है आप लोगों का संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य, ये पहला आप लोगों का क्षेत्र है। सेकंड है संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना। उसके बाद से थर्ड है शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति का अध्ययन। उसके बाद से फोर्थ है किसी विचारधारा का प्रभाव एवं उसके स्रोत का अध्ययन। तो ये चार जो हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या तो इसको ध्यान से देख सकते हो। ओके, उसके बाद से यहाँ पर हैं कुछ चरण ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के, कुछ चरण हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अब कौन कौन से चरण शामिल होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है
वो है समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण करना। पहले तो इसमें जो चरण आता है, पहले तो समस्या जो हमारे ग्राम समाज में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका चुनाव करना कि किस किस टाइप की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, और समय सीमा का निर्धारण करना, मतलब उस समय उस समस्या से कैसे निपटारा पाया जा सकता है और कितने टाइम में पाया जा सकता है, इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन देना। ठीक है, ये चीज़ होता है पहला चरण। उसके बाद से सेकंड है आप लोगों का परिकल्पनाओं का निर्माण करना। थर्ड है तथ्यों का संग्रह करना और संग्रहित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करना। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच करना। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है परिणामों की व्याख्या और विवेचना करना। तो ये जो हैं आप लोगों के ये आप लोगों के 5 जो चरण हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का महत्व क्या है। ठीक, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का जो महत्व है वो निम्नलिखित है। ठीक है, जिन्हें निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यह अतीत के आधार पर, मीन्स हमने बताया आप लोगों के पास्ट में जो समस्याएं आई हैं, ठीक है, उसके आधार पर वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब प्रेजेंट में जो घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना सहायक होता है। इससे सामाजिक मूल्यों, अभिवृत्तियों, व्यवहार प्रतिमानों से यह समझने से में मिलता है कि इससे संबंधित समस्याएं अतीत से किसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यह परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायक होता है, मतलब कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पास्ट में हुई समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये चीज़ अगर यहाँ से सुधार नहीं किया जाएगा तो ये आगे चल के भविष्य में भी एक बड़ी समस्या उभर के आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए पास्ट को भी लिया जाता है और फ्यूचर को भी देख के यहाँ पर प्रेजेंट में इस चीज़ को ठीक किया जाता है। इसी को बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान शोध विधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो पास्ट है और फ्यूचर है उसको देख के उसकी समस्याओं को देख के प्रेजेंट में हो रही समस्याओं को ठीक किया जाता है ताकि फ्यूचर में ऐसी समस्याएं ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से यहाँ पर सेकंड है यह अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन। ठीक है, जो पास्ट में जो प्रभाव, समस्या से प्रभाव जो हुआ है उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है, साथ ही वर्तमान संदर्भ के प्रभावों को जानने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है इस विधि की व्यवहारिक उपयोगिता भी पाई जाती है क्योंकि यह तुलनात्मक अध्ययन के साथ महत्वपूर्ण कार्यों, रीति रिवाजों एवं विधानों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की सीमाएं और समस्याएं, मतलब कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की कितनी सीमाएं होती हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिया है वर्तमान वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व पाया जाता है क्योंकि वर्तमान में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक मिनट, जो नेक्स्ट पेज है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पैरा ये रहा। ठीक, तो यहाँ दिया है इस विधि में अंतर्निहित कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है तथ्यों में बिखराव पाया जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो अलग अलग पास्ट से जो जुड़ी समस्याएं हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करने में वैज्ञानिक जो होते हैं जो कलेक्ट करते हैं उस चीज़ को, जो भी समस्याएं हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो उसमें बिखराव पाया जाता है, ये चीज़ इसने बोला है। ठीक है, उसके बाद से है प्राप्त प्रलेख क्रम में नहीं पाए जाते हैं। जो प्राप्त प्रलेख हैं, ठीक है, जो पास्ट में बीती समस्याएं हैं या पास्ट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या तथ्य हैं या प्रलेख हैं, उनके क्रम जो होते हैं वो सही ढंग से नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता की समस्याएं पाई जाती हैं। उसके बाद से है सीमित उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, सीमित उपयोगी मतलब सीमित मीन्स क्या होता है, बहुत थोड़े में, कम में। ठीक है, ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। उसके बाद से है नेक्स्ट अतः ऐतिहासिक विधि वर्तमान में कम प्रासंगिक है किंतु इनसे प्राप्त एवं आंकड़े वैज्ञानिक शोध सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ऐतिहासिक अनुसंधान विधि को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति को देख लेते हैं हम लोग। तो
वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें केवल तथ्यों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जो तथ्य होते हैं, अलग अलग तर्क होते हैं, उसका अध्ययन केवल उसका ही अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। अब तक क्या था, जब हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, उसमें तथ्यों में बिखराव पाया जाता था, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, इसमें जो तथ्य होते हैं उसका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है पहले। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है, अतः वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक और सर्वमान्य होते हैं। मतलब इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होता है, जो भी रिजल्ट होता है इसका, ठीक है, वो सार्वभौमिक होता है और सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे समाज विकास शोध प्रणाली में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषाएं हैं और अर्थ हैं, वो अलग अलग विद्वानों और महानुभावों के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट, वैज्ञानिक पद्धति भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक या चिंतन पर आधारित ना होकर अनुभव, ठीक है, मतलब कि एक्सपीरियंस के बेस पे। निरीक्षण मीन्स आप लोगों का निरीक्षण मीन्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे परीक्षण, ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ठीक है। उसके बाद तार्किकता की व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। मतलब कि ये जो चीज़ होती है वैज्ञानिक पद्धति, ये आप लोगों के भावनात्मक या चिंतन मीन्स भावनात्मक या चिंतन पर बेस नहीं होता है, ठीक है। ये अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, कोई इंसान उस चीज़ को करके, ठीक है, वैज्ञानिक लोग उस चीज़ को करके एक्सपीरियंस लिए रहते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे ये चीज़ होती है। उसके बाद से निरीक्षण, उस चीज़ की अच्छे तरीके से जाँच होती है, फिर परीक्षण होती है, फिर प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तार्किकता के व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है ये चीज़, तभी ये सर्वमान्य और सार्वभौमिक होती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हमारे सामाजिक विकास शोध प्रणाली के विधि में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, यह पद्धति सामाजिक घटनाओं का तार्किक या वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने एवं समस्याओं के मूल्यांकन में सहायक होती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर एक विद्वान है लुंडबर्ग, ठीक है। इनके लुंडबर्ग के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा, इनका विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में ये चीज़ कि लुंडबर्ग के अनुसार जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है उसका अर्थ क्या है। तो ये आप लोग इसको ध्यान में देखिएगा, व्यवस्थित अवलोकन और वर्गीकरण एवं निर्वचन है, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से गुटे एवं हार्ट के अनुसार क्या है इनकी परिभाषाएं, तो विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति होती है। ये किसने कहा, गुडे एवं हार्ट ने, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। अब वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो निश्चितता, यह पद्धति निश्चित आधारों पर समस्या तक पहुंचती है, जिससे उसमें निश्चितता पाई जाती है, ठीक है। इसमें श्योरिटी होती है वैज्ञानिक पद्धति में, एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हो। उसके बाद से नेक्स्ट है सत्यापनशीलता। इस विधि या पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष जो होते हैं वो सर्वमान्य एवं सत्यापनशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है कार्य कारण प्रभाव संबंध, ठीक है। तो यह पद्धति समस्या के कार्य कारण संबंध पर कार्य करता है, जिससे इसकी मान्यता सर्वमान्य होती है। तो ये जितने भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना वैज्ञानिक पद्धति में, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का तार्किकता। यह पद्धति तार्किकता पर आधारित होती है, अर्थात कार्य करती है। नेक्स्ट है सामान्यतया। यह पद्धति सभी विषयों पर सामान्य है, वहीं सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने की एक तार्किक एवं वैज्ञानिक पद्धति होती है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी की क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। उसके बाद से है नेक्स्ट वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना असंभव होता है, ओके। जो ये वस्तुनिष्ठता है इस पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना जो है वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। वहां तक पहुंचने में वैज्ञानिक को
ठीक है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर वस्तुनिष्ठता इसमें ना शामिल हो। ठीक, उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे जो है वैज्ञानिक पद्धति के उद्देश्य क्या हैं और उसके कार्य क्या होते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करना, ये उद्देश्य होता है हमारी वैज्ञानिक पद्धति की। नेक्स्ट है विषय वस्तु का वैज्ञानिक रूप से समझना एवं वर्गीकरण करना, अर्थात बोध एवं विवरण। ओके, नेक्स्ट है विषय वस्तु का मूल्यांकन, भविष्यवाणी करना तथा नियंत्रण करना। ये जो पॉइंट है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, मूल्यांकन, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना। ओके, वैसे तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति में वो सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, और अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों ने पढ़ा विषय वस्तु का मूल्यांकन, भविष्यवाणी करना, नियंत्रण करना। उसके बाद से नेक्स्ट है सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना करना। उसके बाद से है सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक, ठीक है, बनाना। तो अगर यहाँ पर स्पीड अगर स्लो हो, ठीक है, हमारे बोलने में अगर स्पीड स्लो हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, 1.5 करके 1.2 या 1.75 या इंटू 2 करके देख सकते हो आप लोग, जैसे आप लोगों को सुविधा हो, जैसे ही आप लोगों को सूटेबल हो। ठीक, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख चरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत शोध की प्रक्रिया में निष्कर्ष तक पहुँचने में निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है समस्या का चुनाव करना। समस्या का चुनाव पहले भी किया जाता था, जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें भी समस्या का चुनाव करना पड़ता था पहले चरण में। उसके बाद से सेकंड है आप लोगों का निदर्शन या प्रतिचयन का निर्धारण करना। ठीक है, उसके बाद से प्रतिवेद तैयार करना या निष्कर्ष निकालना, फिर उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण करना। ओके, उसके बाद से चरों का चयन करना, सामग्री का संकलन करना, फिर सामग्री का विश्लेषण करना। ठीक, तो ये चीज़ है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे तुलनात्मक विधि या पद्धति। तुलनात्मक विधि या पद्धति, यहाँ पर वैज्ञानिक जो पद्धति थी, वैज्ञानिक विधि थी, वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो विधि या पद्धति आ रही है वो है तुलनात्मक विधि या पद्धति, इसको अब लोग जानेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है शोध की यह वह विधि जिसमें सामाजिक घटनाओं के बीच पाई जाने वाली समानताओं या असमानताओं की तुलना करके व्यवस्थित निष्कर्ष निकाला जाता है, वह तुलनात्मक विधि या पद्धति कहलाती है। ठीक है, तुलनात्मक मतलब नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो भी समानताएं हैं हमारे समाज में, जो भी समस्याएं हैं उनमें जो समानताएं हैं या असमानताएं हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसी को तुलनात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसने बोला है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है यह एक ऐसी पद्धति है जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करके उनकी व्याख्या और विश्लेषण करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आप लोगों के विद्वान है वो हैं गिन्सबर्ग। इनके अनुसार जो है तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता है, बल्कि तुलना के माध्यम से उनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, ये परिभाषा गिन्सबर्ग के अनुसार है। अब हम लोग देखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार क्या है परिभाषा इसका, तो इनके अनुसार तुलना पद्धति का विश्लेषण वह है जिसके द्वारा हम विशिष्ट से सामान्य तक पहुँचते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या क्या है, तो पहला है विभिन्न यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, में पाए जाने वाले रीति रिवाजों की तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है समाज के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। ठीक है, जो समाज में जो भी परिवर्तन हो रही हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। उसके बाद से है नेक्स्ट विशिष्ट सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। ओके, तो ये 3 पॉइंट हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। उसके बाद से हम लोग देखेंगे तुलनात्मक विधि के जो अलग अलग चरण होते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो अध्ययन से संबंधित विषय या इकाइयों का अवलोकन करना, ये पहला चरण है। उसके बाद से यहाँ पर संबंधित सामाजिक तथ्यों का संग्रह करना, जो अलग अलग सामाजिक तथ्य हैं, ठीक है, उसको संग्रहित करना। उसके बाद से सामाजिक तथ्यों को एक वर्ग में रखकर वर्गीकरण करना। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि यहाँ पर जैसे कुछ जो समस्याएं हैं वो
जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तो उसको अलग कैटेगरी में रख देना। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो उसको अलग कैटेगरी में रख देना। तो ये कैटेगरी वाइज इन सारी तथ्यों को रखना, इसी को बोलते हैं वर्गीकरण करना, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है यह संबंध, सह संबंध या पृथकता का मूल्यांकन करना। उसके बाद से है प्रभावित तथ्यों को ज्ञात करना। फिर नेक्स्ट है इस प्रकार तुलनात्मक विधि भी सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण कर सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, ठीक है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो इसका कहीं जिक्र ही नहीं होता, ठीक है। तो यह तुलनात्मक विधि जो होती है ये भी आप लोगों के सामाजिक शोध विधि में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी फैक्ट आप लोगों ने पढ़े, जितने भी चरण आप लोगों ने पढ़े, तुलनात्मक विधि का जो चरण है, ठीक है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर कुछ क्विक फैक्ट्स दिए हैं, हाँ इसको देख लेते हैं। इससे जो क्वेश्चन फंसते हैं ना आप लोगों के यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में, इससे जो इसमें दिया है क्विक फैक्ट्स में, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है सामाजिक घटनाओं, समस्याओं आदि का वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्थित अध्ययन ही सामाजिक शोध होता है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है सामाजिक शोध प्रणाली में संपूर्ण सामाजिक एवं ग्रामीण जीवन पद्धति को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण दिया है ना, तो संपूर्ण सामाजिक एवं ग्रामीण जीवन पद्धति को शामिल किया जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्विक फैक्ट्स में, तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद से है सामाजिक शोध जो प्रणाली है उसमें संपूर्ण सामाजिक एवं ग्रामीण जीवन पद्धति को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 19वीं सदी में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरा था। उसके बाद से नेक्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज से होता है, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य जो होता है वो भूतकाल के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए सचेत रहना, ठीक है, जो कि ऐतिहासिक शोध विधि में हमने अभी पढ़ा, ओके। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति में हमने क्या पढ़ा, इसमें अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण वाली पद्धति होती है। उसके बाद से तुलनात्मक पद्धति में हमने क्या पढ़ा, इसमें विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करके, मतलब जो समानताएं हैं असमानताएं हैं उसका तुलना करने के बाद ही उनकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक पद्धति में रीति रिवाजों, सामाजिक परिवर्तन आदि का विश्लेषण होता है, ओके। उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब तक हमने पढ़ा तुलनात्मक विधि, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट जो प्रणाली है हमारे शोध में, सामाजिक शोध में, ठीक है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ सामाजिक शोध में निदर्शन पद्धति जो होती है वो महत्वपूर्ण पद्धति होती है जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज या समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, तो उसे निदर्शन पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बारीकी से इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। सामाजिक शोध में निदर्शन पद्धति जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। जैसे कि समाज और समाज समूह, समाज या समूह का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उसमें से कुछ जो समस्याएं हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट जो समस्याएं हैं, कुछ इकाई है ना, उसको इकाई के रूप में उसको चयन कर लिया जाता है जिसमें समाज या समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, ठीक है, जिससे समाज, हमारे समाज की भलाई जिसमें शामिल होती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग जो है उसको यूनिट मान के उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति में, ठीक है। तो उसे निदर्शन पद्धति कहा जाता है, ओके। और उसी पर हम लोग कार्य करते हैं, उसी पर कार्य करने जब करते हैं तो जो आप लोगों का जो समाज होता है वो जल्दी से विकास होता है, ठीक है, उसका। तो निदर्शन पद्धति आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें समाज की कुछ चुनी हुई इकाइयों को लेते हैं, कुछ यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को लिखा है, इसमें समाज की कुछ चुनी हुई इकाइयों को लेते हैं और जो वो इकाई है ना वो इम्पॉर्टेंट इकाई होती है, ठीक है, जो कि समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए वो इकाई होती है, ठीक है, जिससे समूह के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है निदर्शन पद्धति में पूरे समूह के लक्षणों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है, अन्यथा विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, ओके। तो ये जो सारे पॉइंट हैं इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग
ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से निदर्शन की कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हैं सिन पाओ पेंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश होता है। उसके बाद से है बोगार्ट्स के अनुसार क्या है, निदर्शन एवं पूर्व पद्धति योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोनों जो विद्वान के द्वारा जो ये परिभाषाएं दी हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का निदर्शन की विशेषताएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सरल एवं सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। मतलब कि कितनी भी ब्रॉड एरिया क्यों ना हो हमारे समाज की, ठीक है, निदर्शन पद्धति के द्वारा इस चीज़ को बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक ढंग से इसकी जो विश्लेषण है, इसकी जो समस्याएं हैं, इससे निजात पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है इसमें संपूर्ण के अध्ययन के लिए उसकी समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उन इकाइयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है जो सभी के लक्षण विद्यमान हो। मतलब कि यहाँ पर उन इकाइयों को ही चुना जाता है जो हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसमें सभी वर्ग समूह के जो लक्षण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही इसने बोला है। उसके बाद से यहाँ पर निदर्शन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करना, उसके बाद से विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना, फिर निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन करना, फिर से है सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करना, फिर है प्राप्त सूचनाओं का निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण। ठीक है, ये जो आप लोगों के 5 पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के निदर्शन पद्धति के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निदर्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है निदर्शन के चयन में समस्याओं के अनुरूप अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। प्रत्येक प्रणाली को अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसकी प्रमुख 4 प्रणालियाँ हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेगा सीधे आप लोगों के एग्ज़ाम में कि जो निदर्शन की जो टाइप है उसमें कितनी प्रणालियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें 4 प्रणालियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः। पहला है दैव निदर्शन, दूसरा है स्तरित निदर्शन, तीसरा है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन एवं चौथा है अन्य। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के 4 पॉइंट हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। निदर्शन, दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन और अन्य। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन की अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है संभाविता निदर्शन के ही अंतर्गत दैव निदर्शन आता है। ठीक है, संभाविता निदर्शन के ही अंतर्गत दैव निदर्शन आता है, जो कि हमने पढ़ा यहाँ पर पहले। ठीक है, उसके बाद से है आता है इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत लॉटरी पद्धति, ग्रिड पद्धति, दैव संख्या सारणी पद्धति आदि आते हैं। इसमें कुछ मैथमेटिकल रूल्स भी जो फार्मूलाज हैं उसको भी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, जिसमें सरल दैव निदर्शन, स्तरीकृत दैव निदर्शन, क्षेत्रीय या गुच्छ निदर्शन, द्विश या पुनरावृत्ति निदर्शन एवं क्रमबद्ध प्रदर्शन आते हैं। तो ये सारे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर असंभावित निदर्शन जो होती है, ये पद्धति के अंतर्गत भी अनेक पद्धति आती हैं, जैसे कि कोटा निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, ये सारी चीज़ हैं। ठीक है, तो ये कहने के लिए केवल 4 हैं। ठीक है, ये कहने के लिए केवल 4 प्रणालियाँ हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी कई सारे जो हैं पद्धति आती हैं। ठीक है, इसमें भी कई सारे कैटेगरी हैं। ओके, सब कैटेगरी। उसके बाद से यहाँ पर निदर्शन के गुण देख लेते हैं कि निदर्शन के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है समय की बचत, मात्र थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन में अपेक्षाकृत काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, तो निदर्शन में क्या होता है, इसमें ढेर समय ना लग के बहुत ही कम समय, बहुत ही थोड़ी समय में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा चीज़ों की ही केवल हम लोग चुनाव करते हैं निदर्शन में। ठीक है, जिससे यहाँ पर समय का जो है वो बचत होता है। इसलिए सामान्य समस्याओं के सर्वेक्षण में निदर्शन जो प्रणाली है वो अधिक लाभकारी होते हैं। ओके, उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी जो आप लोगों की एक मिनट, इसके जो गुण हैं अलग अलग वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है धन व्यय की बचत, मतलब कि जहाँ पर
लगने के लिए अगर 100 रुपये लगने वाला है, वहाँ इसमें 10 रुपये में ही काम हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 100 रुपये में ही काम होगा। ठीक है, जो भी वहाँ पर जैसे कि कहीं पे कोई काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर रुपए खर्च हो रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ की जाए कि मतलब बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही सारी चीज़ें हो जाए ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो धन व्यय है उसकी बचत होती है। ठीक है, इसमें बड़े अध्ययनों में निदर्शन पद्धति द्वारा धन कम खर्च करके विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर गहन अध्ययन, इकाइयों की सीमित संख्या होने के कारण गहन अध्ययन संपन्न होता है। मतलब कि डीप स्टडी इसमें जो है जो वैज्ञानिक होते हैं वो करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनिंदा इकाई जो होती हैं, मतलब जो समस्याएं हैं, ठीक है, जिसमें सारे लोगों की जो भलाई है वो छुपी होती है, बस चुनिंदा इकाई होती हैं। ठीक है, बस उसी का अध्ययन करके जो है उसी का अध्ययन किया जाता है। जब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का अध्ययन करेंगे हम लोग तो उसमें डीप स्टडी तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गहन अध्ययन इसमें जो होती हैं वो इकाइयों की सीमित संख्या होने के कारण गहन अध्ययन संपन्न होता है। जब कोई चीज़ कम होती है हमारे पास तो उसका यूज जो होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ होगी तो वहाँ पर हम लोगों का जो माइंड होगा वो डाइवर्ट होगा, उसका यूज सही से नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद से नेक्स्ट है परिणामों की परिशुद्धता। ठीक है, निदर्शनों पर आधारित परिणामों की में जो परिशुद्धता भी है वो अधिक होती है। उसके बाद से लोचपूर्णता, जब किसी पिछले अध्ययन की समस्या सत्यता की जांच करनी होती है तो आवश्यकता अनुसार निदर्शन की संख्या में परिवर्तन संभव होता है। उसके बाद से है संगठन की सुविधा, निदर्शन कम होने के कारण प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन एवं संगठन सरल होता है। उसके बाद से निदर्शन की अनिवार्यता, अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में जब अध्ययन इकाइयां दूर दूर बिखरी हुई हों तब इनकी संख्या अधिक होती है। संपर्क करना कठिन हो अथवा संपूर्ण समग्र को ज्ञात करना ही कठिन हो, ऐसी दशा में निदर्शन आवश्यक ही समझा जाता है। जैसे कि अगर कोई ब्रॉड एरिया है, वहाँ पे जो समस्याएं हैं वो अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की समस्याएं वो इधर उधर बिखरी हैं, तो उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में करके उसकी एक यूनिट बना दी जाती है। जैसे कि अगर 100 लोग हैं, उसका एक यूनिट बना के वर्गीकरण करके उसका एक यूनिट बना के अलग अलग इकाई, मतलब उसको 100 को 10 इकाई में चेंज कर दिया जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका अध्ययन करने में सरलता हो जाती है। ठीक है, आसानी हो जाती है। वहाँ अगर आप लोग 100 लोगों का जो है अध्ययन करने जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी। तो उसको एक यूनिट बना के उसका एक अलग अलग इकाई, पर्टिकुलर इकाई बना के, ठीक है, कलेक्टिव फॉर्म में लाके तो उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसी को निदर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निदर्शन जो पद्धति होती है यहाँ पर लाभकारी सिद्ध होती है ब्रॉड एरियाज में। तो ओके, उसके बाद से यहाँ पर निदर्शन के कुछ दोष देखेंगे, जो फॉल्ट हैं इसके वो क्या क्या होते हैं तो उसको देख ले। तो निदर्शन अधिक उपयोगी तथा प्रचलित हो जाने पर भी इसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य बने रहते हैं। कोई भी चीज़ होता है परफेक्ट 100% नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट 100% नहीं होता है कोई भी चीज़, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है। पूरी तरीके से कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती है। तो वही इसने बोला है, निदर्शन अधिक उपयोगी तथा प्रचलित हो जाने पर भी इसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य बने रहते हैं। इन्हें कुछ सीमाओं के भीतर उपयोगी बनाया जा सकता है। सामान्यतः निदर्शनों के प्रयोग में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, इस पद्धति को प्रत्येक अनुसंधानकर्ता प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सारे अनुसंधानकर्ता वाले जो होते हैं इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अध्ययनकर्ता को इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा भयंकर त्रुटियां संभव हैं इसमें। ओके, कोई भी चीज़ हो यार, अगर ब्रॉड एरियाज़ में, ब्रॉड चीज़ में उसको विस्तृत है, वो फैली हुई है, उसको कलेक्टिव फॉर्म में लाके एक यूनिट बना के काम करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, जो ये अध्ययनकर्ता होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता होती है इस चीज़ को करने के लिए, तभी ये चीज़ हो पाएगी। नहीं तो यहाँ पर जो है बहुत भयंकर त्रुटियों का संभव होना निश्चित है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है उचित प्रतिनिधित्व की कठिनाई। जब निदर्शन सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है तो उसकी विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता कम हो जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है अभिनीति की संभावना।
जटिल अध्ययन समस्या तथा दोषपूर्ण निदर्शन पद्धति के कारण सामाजिक सर्वेक्षणों को अध्ययनकर्ता की अभिनीति संभव हो सकती है। उसके बाद से निदर्शन पालन की कठिनाई, तो भौगोलिक पृथकता तथा जनता के असहयोग इत्यादि कारणों से निदर्शनों को पूर्णतया टिके रहना कठिन होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इस चीज़ में अगर कोई भी आ गया, ठीक है, तो उसमें टिके रहना मतलब माइंड पे प्रेशर बहुत रहता है इस चीज़ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यही चीज़ इसने बोला है कि भौगोलिक पृथकता तथा जनता के असहयोग इत्यादि, यहाँ पर जनता का जो सहयोग होता है ना वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ के जो आप लोगों के जो भी शोधकर्ता होते हैं उनको जनता का सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिलता है और ये एक पृथक अपना जो शोध कार्य करते हैं वो पृथक रूप से करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कठिनाई होगी ही होगी। तो यहाँ पर यही उसने बोला है, कारणों से निदर्शनों को पूर्णतः टिके रहना कठिन होता है। बाकी यहाँ पर अनिवार्य अनुपयुक्तता ये क्या होती है, तो यहाँ पर जहाँ इकाइयों में सजातीयता ना हो उसमें परिवर्तनशीलता होती है, संख्या घटती बढ़ती रहती है, उनमें परस्पर कोई अस्थायी संबंध ना हो, जहाँ अधिक परिशुद्धता चाहिए या निदर्शन से पक्षपात संभव हो, यह पद्धति उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कवर किया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक मिनट यहाँ पर। ठीक है, ऐतिहासिक हो गया, सामाजिक सर्वेक्षण, तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने देखा वैज्ञानिक पद्धति, उसके बाद से वैज्ञानिक पद्धति के बाद हम लोगों ने देखा तुलनात्मक विधि या पद्धति, उसके बाद से तुलनात्मक विधि या पद्धति के बाद हम लोगों ने देखा निदर्शन की, यहाँ पर निदर्शन पद्धति। ठीक है, निदर्शन या प्रतिदर्श पद्धति, इसको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर आज के इस पार्ट में हम लोगों ने 4 पद्धति को कवर किया। ठीक है, 4 प्रणाली को कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित पद्धति, अनुसूची पद्धति। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा शोध हो रही है हमारे समाज विकास के। ठीक है, में अलग अलग शोध के लिए अलग अलग पद्धति का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कई सारे पद्धति हैं। ठीक है, तो थोड़ा चैप्टर लंबा है, तो यहाँ पर एक पार्ट और मैं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हम तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। तो अगली जो पद्धति अनुसूची पद्धति उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, वहाँ से अगर थर्ड पार्ट में अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थर्ड पार्ट में हम लोग इसकी डिफिनीशन को देख लेंगे। उसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनते हैं हमारे यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई पद्धति के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।